हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिविजनल अकाउंटेंट की पोस्ट के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं, एसएससी सीजीएल 2021 में डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है और अब सबके मन में डाउट ये चल रहा होगा कि क्या मैं इस पोस्ट को प्रेफरेंस दूं या फिर मैं उस पोस्ट को प्रेफरेंस दूं। तो उसी के रिगार्ड में मैं एक वीडियो लेके आया हूं जिसमें मैं आपको डिविजनल अकाउंटेंट के आपको सारे मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों डिस्कस करूंगा और आपको ऐसे ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा कि जिससे आप खुद से क्लियर हो जाए कि आपको ये पोस्ट ज्वाइन करनी है या फिर नहीं ज्वाइन करनी, और क्या ये आपकी जो प्रेफरेंस की क्राइटेरिया उसको मीट अप करती है या नहीं करती। तो प्लीज वीडियो को पूरी देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसमें हम ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के रिगार्डिंग माइन्यूट डिटेल्स तक जाते हैं और डिस्कस करते हैं उस पोस्ट के मेरिट्स और डीमेरिट्स। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अब सबसे पहले लोगों को डाउट आता है ज्वाइनिंग। जी हाँ, ज्वाइनिंग एक सबसे बड़ा क्राइटेरिया होता है कि कितने टाइम पीरियड में ज्वाइनिंग हो जाती है। अब ज्वाइनिंग में डिविजनल अकाउंटेंट के 4 से 5 महीने, जी हाँ, मैक्स टू मैक्स लगते हैं। अगर आपका सपोज जनवरी में रिजल्ट आता है तो आप अप्रैल मई तक मान के चलिए आपका डिविजनल अकाउंटेंट की ज्वाइनिंग हो जाती है। और उसके बाद अब इसमें ज्वाइनिंग आपको कहाँ देनी होती है? आपको देनी होती है इनको सीएजी, जो कि दिल्ली हेडक्वार्टर है, वहां पे आपको डिविजनल अकाउंटेंट का स्टेट प्रेफरेंस फॉर्म भरना होता है और वहां पे जाके सबमिट करना होता है। बट ये चीज जो है रिजल्ट के बाद की है। अब इसके बाद जो डिविजनल अकाउंटेंट के ऑफिस हैं वो जनरली वाई सिटी और जेड सिटी में है। जी हाँ, वाई और जेड सिटी में है। और उसके बाद जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं उसका 1 साल तक आपकी ट्रेनिंग रहती है। 1 साल क्राइटेरिया हार्ड एंड फास्ट नहीं है, वो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, बट मोस्ट प्रोबेबली 1 साल रहता है, जिसमें 6 मंथ्स की आपकी फील्ड ट्रेनिंग रहती है और 6 मंथ की आपकी रिटर्न ट्रेनिंग। जी हाँ, रिटर्न पेपर की ट्रेनिंग होती है जो कि आपकी स्टेट कैपिटल या फिर स्टेट हेडक्वार्टर में होती है। 6 मंथ की रिटर्न ट्रेनिंग और फिर उसके बाद आपको इनका एमसीक्यू का पेपर देना होता है, जिसको आपको पास करना जरूरी है। जी हाँ, पास करना जरूरी है। और इसके लिए कितने अटेम्प्ट मिलते हैं? 6 अटेम्प्ट मिलते हैं। 6 अटेम्प्ट मिलते हैं और ये पेपर टफ भी नहीं होता, तो आसानी से लोग पास कर जाते हैं। और उसके बाद जो आपकी सैलरी होगी वो ड्रॉ की जाती है स्टेट गवर्नमेंट के फंड से। जी हाँ, स्टेट गवर्नमेंट आपकी सैलरी पे करती है डिविजनल अकाउंटेंट में। और एक और चीज मैं आपको एक और चीज बता दूं, जो लोग पूछते हैं कि क्या डिविजनल अकाउंटेंट दिल्ली में है, तो नहीं, दिल्ली में नहीं है डिविजनल अकाउंटेंट। पूरे ऑल ओवर इंडिया में 18 स्टेट्स में है डिविजनल अकाउंटेंट की पोस्ट। और अगर आप चाहेंगे तो मैं वो लिस्ट भी शेयर कर दूंगा कि कौन कौन से स्टेट में डिविजनल अकाउंटेंट की पोस्ट है। अब हम बात करते हैं प्रमोशन की। प्रमोशन में अगर कोई पूछे तो 2016 से पहले, जी हाँ, 2016 से पहले 3 साल के बाद आपका 4600 हो जाता था। जी हाँ, आपने सही सुना, 4600 या फिर 4600 हो जाता था। बट अब जो है 2016 के बाद, 2016 के बाद की बात कर रहा हूं मैं, ये इसको कहते हैं डिविजनल अकाउंटेंट ऑफिसर, DAO 2। जो 4600 ग्रेड पे की पोस्ट है उसमें आपका प्रमोशन होगा अराउंड 5 इयर्स। जी हाँ, 5 इयर्स बाद आपका 4600 पे होता है। मतलब आपने ज्वाइन किया 4200 पे और उसके 5 साल बाद ऑटोमेटिकली आप 4600 पे हो जाएंगे, जो कि होगा आपका डिविजनल अकाउंटेंट ऑफिसर 2। अब उसके बाद नेक्स्ट प्रमोशन की अगर हम बात करते हैं, डिविजनल अकाउंटेंट ऑफिसर 1, DAO 1, जिसकी क्राइटेरिया है, ये होता है, जिसका नाम है, ये होता है वैकेंसी एलिजिबिलिटी पे। जी हाँ, अगर आपके ऊपर वैकेंसी है तो आपका प्रमोशन हो जाएगा। और वो किस पे होगा? वो होगा आपका 4800 ग्रेड पे। तो तो ये क्लियर हो गया आपका। पहले आपकी ज्वाइनिंग हुई 4200 पे, 4600 पे आपने 4200 पे 5 साल काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली 4600 पे हो ही जाएगा। फिर 4800 के लिए आपको आपकी वैकेंसी क्रिएशन, मतलब अगर वैकेंसी क्रिएट हुई है तो आपका होगा प्रमोशन, अदरवाइज आपको टाइम लगेगा। और ये टाइम कितना लग सकता है? ये आपका 4 से 5 साल। 4 से 5 साल में मान के चलिए आपका 4800 डिविजनल अकाउंटेंट ऑफिसर 1 हो जाता है। अब नेक्स्ट प्रमोशन है आपका सीनियर डिविजनल अकाउंटेंट। सीनियर डिविजनल अकाउंटेंट ऑफिसर, इनका ग्रेड पे होता है 5400। सीनियर
डिविजनल अकाउंटेंट ऑफिसर 5400 होता है, और ये 4800 के ऑटोमेटिकली बाद आपका 5400 हो जाएगा। जी हाँ, 5400 ऑटोमेटिकली हो जाता है। जिस दिन से आप 4800 बनते हैं उसके ऑटोमेटिकली 4 साल बाद 5400। और उसके बाद अगर आप सीनियर डिविजनल अकाउंटेंट नहीं भी बनते तो आपकी एमएसीपी या फिर आपकी सैलरी ऑटोमेटिकली 5400 की आप ड्रॉ ही करेंगे, चाहे आपके आगे सीनियर डिविजनल अकाउंटेंट ऑफिसर सीनियर वर्ड ना लगा हो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया। जैसे कई बार कई कई डिवीजन में आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के साथ काम करते हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के साथ ही काम करते हैं, और आप उसके फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं। जो स्टेट गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है उसके फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट के एज नॉमिनी मतलब रिप्रेजेंटेटिव काम करते हैं। और डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में क्या होता है कि डुअल सिग्नेटरी होते हैं। मतलब क्या है कि सपोज कोई फाइल आई आपके पास, उसमें आपको एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का भी साइन चाहिए होता है और आपका भी साइन चाहिए होता है उस फाइल को अप्रूव करने के लिए, तो इससे आपकी पावर बहुत बढ़ जाती है। अब उत्तराखंड में यह है डुअल सिग्नेटरी का पर्पस, जिससे आपकी जो डीए की पावर है, दोनों लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी फाइल को सैंक्शन करने के लिए, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर प्लस डिविजनल अकाउंटेंट। तो ये तो थोड़ा बहुत हो गई काम की बात। अब नेक्स्ट काम बात करते हैं वर्क टाइम या फिर वर्क प्रेशर कैसा है। वर्क प्रेशर एज सच नहीं है, और आप चाहें तो आप यूपीएससी जैसे कुछ लोग हायर एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं वो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें एम्पल ऑफ टाइम मिल जाता है एज कंपेयर टू अदर पोस्ट। अब ट्रांसफर की बात करते हैं, इस पोस्ट में कितना है ट्रांसफर। अब ट्रांसफर क्या है, आपको हर 3 साल पे, जी हाँ, हर 3 साल पे मैंडेटरी है आपका ट्रांसफर, वो भी डिवीजन डिवीजन टू डिवीजन आपका चेंज होता रहेगा। और 6 साल बाद आपका स्टेशन, जैसे सपोज न्यू दिल्ली एक स्टेशन है उसके अंदर कई डिविजन होंगे, वैसे ही हर 3 साल पे आपका डिवीजन भी चेंज होगा और फिर हर 6 साल पे आपका स्टेशन भी चेंज होगा। और अब कई लोग पूछते हैं सपोज म्यूचुअल ट्रांसफर हम चाहते हो, जैसे अगर मुझे लाइफ में एक बार उत्तराखंड मिल गया और मैं चाहता हूं कि मैं हरियाणा आ जाऊं, तो क्या मेरा ट्रांसफर हो सकता है, मतलब एक जोन से दूसरे जोन में या फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हो सकता है। तो इसका आंसर है ये वंस इन अ लाइफ टाइम। जी हाँ, वंस इन अ लाइफ टाइम ही ट्रांसफर करवा सकते हैं आप। और वो भी कैसा है, वो है म्यूचुअल ट्रांसफर। मतलब क्या है, सपोज ए को मिला उत्तराखंड और बी को मिला हरियाणा। अब ए चाहता है कि उत्तराखंड आ जाए और बी चाहता है कि वो, सॉरी, बी चाहता है कि उत्तराखंड आ जाए, ए चाहता है हरियाणा आ जाए, तो उनका हो जाएगा म्यूचुअल ट्रांसफर, बट वो भी वंस इन अ लाइफ टाइम। और इसका एक और चीज है, सपोज अब बी का 2 साल के अंदर कोई और एग्जाम निकल गया, यूपीएससी निकल गया और वो चला गया, तो ए को क्या है, वापस से आना पड़ेगा हरियाणा से उत्तराखंड में। ये भी क्राइटेरिया, मतलब जो बंदा ट्रांसफर होके इन म्यूचुअल में जा रहा है उसको 2 इयर्स मिनिमम सर्व करना होगा उसी स्टेट में, अदरवाइज जिससे उसने ट्रांसफर किया था वो वापस से आ जाएगा उस स्टेट के अंदर। तो आपका ये म्यूचुअल ट्रांसफर वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब मैं इसके बताता हूं कुछ कुछ, आपको मेरिट्स भी बताता चलूंगा और डीमेरिट्स भी। अब सैलरी, इसमें डीमेरिट्स एक सबसे बड़ा जो है वो है सीजीएचएस नहीं मिलता। जी हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम होती है एक, जो एक मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम है, जिसमें आप, आपके बच्चे, आपकी वाइफ और आपके पेरेंट्स, ये 6 लोग अगर हम बात करें, अगर आपके फैमिली 4 मेंबर्स की है और पेरेंट्स इंक्लूड करके 6 हो जाते हैं, तो आपको सीजीएचएस नहीं मिलता। इसमें मिलता है स्टेट गवर्नमेंट की जो उस टाइम हेल्थ स्कीम चलती है वो मिलते हैं। जैसा उत्तराखंड में कोई स्कीम है मेडिकल की वो मिलेगी, यूपी में जो है वो मिलेगी, हरियाणा में जो है वो मिलेगी, वो मेडिकल स्कीम आपको मिलेगी, बट सीजीएचएस नहीं मिलेगा। अब नेक्स्ट है इसमें रिटायरमेंट के बाद, लेकिन आपको रिटायरमेंट के बाद जो है सीजीएचएस मिलेगा। जी हाँ, और ये इसका क्या लॉजिक है, इसका लॉजिक ये है कि आपने जो सैलरी ड्रॉ की है वो तो स्टेट गवर्नमेंट पे कर रही है, तो अदरवाइज इसमें सीजीएचएस का कैसे दे सकते हैं। ये थोड़ा सा एक लॉजिक माना जाता है या फिर कहा जाता है, जिसकी वजह से आपको सीजीएचएस जब तक आप सर्व करते हैं 60 इयर्स तक, तब तक आपको नहीं मिलता, रिटायरमेंट के बाद मिलता है। और उसके बाद एक और चीज है, आप एसएएस एग्जाम भी दे सकते हैं इस पोस्ट के बाद। अब एसएएस एग्जाम होता है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए, जो कि 4800 की पोस्ट है।
अब इसमें टाइम पीरियड मैं श्योर नहीं हूँ, 2 से 3 इयर्स लोग जनरली कहते हैं। आप अगर डिविजनल अकाउंटेंट पे सर्व कर गए हों तो आप असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का एग्जाम दे सकते हैं एसएएस एग्जाम पास करके। लेकिन कई बार मैंने ऐसा भी सुना है कि कई लोगों ने असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का पोस्ट छोड़ के वापस से आ गए हैं। जी हाँ, वापस से आ गए हैं। जब पहले ये डेपुटेशन नाम की चीज होती थी, डेपुटेशन होता था तो लोग वापस आ जाते थे 4200 पे। क्यों? क्योंकि एक असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर को ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी एज कंपेयर टू डिविजनल अकाउंटेंट, और उसमें आपको ज्यादा एक सुपीरियर मतलब ऑफिसर वाली फीलिंग आती है डिविजनल अकाउंटेंट में। और क्योंकि एक सपोज एक स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिस है, उसमें आप सिंगल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, और आप उस डिवीजन में आप हेड होते हैं पूरे सेंटर के उस डिविजनल अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए। तो आपको मोर ऑफिसर लाइक फीलिंग आएगी डिविजनल अकाउंटेंट में एज कंपेयर टू असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। अब नेक्स्ट होता है आपका इसकी मेरिट्स। अगर मैं बात करूं, मेरिट्स हैं अगर आपको सिंपल और इजी लाइफ चाहिए तो आप 100% जाइए। जी हाँ, सिंपल और इजी लाइफ चाहिए तो आप 100% जाइए, कुछ भी नहीं सोचना है ज्यादा आपको। और अगर होम स्टेट आपका मिल रहा है, क्योंकि कई बार क्या होता है लोग होम स्टेट के पीछे भागते हैं और कोई और पोस्ट ले लेते हैं, लेकिन अगर आपको होम स्टेट चाहिए, आपका उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, ये सब पोस्ट हैं। और वाई और जेड सिटी में तो स्टार्टिंग में पोस्टिंग होगी, तो क्या पता आपका वाई एंड जेड सिटी में हो, तो उसकी वजह से आपको सबसे बड़ा बेनिफिट मिलेगा होम स्टेट का अगर आपको डिविजनल अकाउंटेंट चाहिए। और उसके बाद अगर आपको थोड़ी सी पढ़ाई भी करनी है तो आप यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए भी टाइम मिल जाएगा अगर आप डिविजनल अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए जाते हैं तो। और उसके बाद अब दूसरी चीज सबसे बड़ी क्या है कि आप एक ऑफिसर, पूरा ऑफिसर मतलब के जो कैबिन होता है ऑफिसर का पूरा उस स्टेट ऑफिस में आपको मिलेगा। तो आपको किसी को एटलीस्ट उस ऑफिस में आप किसी के लिए आंसरेबल नहीं होते, या फिर आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती उस स्टेट की। आपको होगा तो सीधे आपके जो सुपीरियर होंगे उनका होगा, और जो कि आपके से दूर बैठते होंगे जिनका ऑफिस होगा। अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं डीमेरिट्स। अब डीमेरिट्स क्या है इस पोस्ट के? डीमेरिट्स तो मैंने जैसे आपको बता ही दिया, सीजीएचएस नहीं है। बट इसका एक ये भी फायदा हो सकता है कि आप अपना प्राइवेट से इंश्योरेंस करवा लीजिए जब तक सर्विस है, फिर उसके बाद तो आपको रहेगा ही। तो एक डीमेरिट इसको कहा भी नहीं जा सकता, ये तो सिर्फ इंसान पे डिपेंड करता है कि वो कैसे चाह रहा है उस प्रॉब्लम को टैकल करना। तो आप अपना प्राइवेट से भी अपना मेडिकल करवा सकते हैं। और नेक्स्ट है इसमें ऑलमोस्ट जेड सिटी पोस्टेड। जी हाँ, ऑलमोस्ट जेड सिटी पोस्टेड मतलब जब आप इनिशियली डिविजनल अकाउंटेंट में पोस्टिंग होगी आपकी, तो आप क्या है कि 2 साल के लिए मतलब हमेशा आप स्टार्टिंग में आप जेड सिटी में पोस्टेड रहेंगे, क्योंकि आपके जो सुपीरियर्स हैं वो जनरली प्रेफर करेंगे कि आप उनका वाई सिटी में हो या फिर हाई सिटीज में हो। नेक्स्ट है आपका ट्रांसफरेबल। ट्रांसफरेबल जैसे मैंने बताई दी आपको, 3 साल, हर 3 साल पे आपका ट्रांसफर हो रहा है और हर 6 साल पे आपका स्टेशन में ट्रांसफर हो रहा है। तो ये ट्रांसफर का, और थोड़ा सा इसका जो चक्कर मुझे लगता है वो है कि स्टूडेंट्स, अगर आपके बच्चे हैं या फिर पेरेंट्स हैं तो मेडिकल फैसिलिटी या फिर पढ़ाई के लिए थोड़ा सा एक्सपोजर कम होगा, क्योंकि आपका ज़्यादातर वाई एंड जेड सिटी में मिलेगा। तो इतनी अच्छी एजुकेशन एज सच, ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है एक्सपीरियंस, बट मैं जो जनरल है या फिर कुछ खास लोगों का ही बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ पर्सपेक्टिव होता है कि थोड़ा सा स्टूडेंट्स या फिर बच्चों के लिए वर्क का कम रहता है। तो गाइज ये हो गए मेरिट्स और डीमेरिट्स। अगर आपको सिंपल और इजी लाइफ चाहिए, आप किसी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होना चाहते कि ज़्यादा आपको ऑफिसर वाली फीलिंग चाहिए और ज़्यादा किसी का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, तो प्लीज़ इस डिविजनल अकाउंटेंट की पोस्ट को ज़रूर लीजिए। और अगर आप चाहते हैं रुतबा यूनिफॉर्म पोस्ट, तो ये पोस्ट आपके लिए नहीं है, क्योंकि यूनिफॉर्म तो इसमें नहीं मिलती। यूनिफॉर्म आपको मिलेगी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज में, और उसके बाद आपका प्रिवेंटिव वाले में, इन सब में मिलती है। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया है डिविजनल अकाउंटेंट की पोस्ट के बारे में, जिसमें हमने उसके प्रमोशंस और उसके बाद क्या क्या वर्क प्रेशर होता है, मेरिट्स और डीमेरिट्स, सब कुछ डिस्कस किए हैं। और नेक्स्ट है आपका, मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा कि क्या होती है सैलरी जब आप ज्वाइन करेंगे एज डिविजनल अकाउंटेंट। जी हाँ, सैलरी स्लिप आपके लिए लाऊंगा मैं डिविजनल अकाउंटेंट की। और
तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और टारगेट रखते हैं 50 लाइक्स का। जैसे ही 50 लाइक्स हो जाएंगे इस वीडियो पे, मैं आपके लिए सैलरी स्लिप ले आऊंगा डिविजनल अकाउंटेंट की। ये था आज का वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।